मेरा इस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग क्लास 12th को कर रहे थे और क्लास 12th में हम लोग पहुंच गए थे चैप्टर नंबर 4 तक। तो चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है द कोलैप्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन marks the end of both superpowers. Point number 2, the rise of US hegemony can only be attributed to fall of Soviet Union. दोनों पॉइंट पर विचार करिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि सोवियत यूनियन का अंत होते ही दोनों ही सुपर पावर्स का अंत हो गया, यानी कि बोथ सुपर पावर्स का एंड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये फैक्ट बिल्कुल सही तो नहीं है, क्योंकि सोवियत यूनियन का फॉल होने के बाद वास्तव में पावर्स जिसके पास आ गई वो थी आपकी अमेरिका, यानी कि वर्ल्ड बाइपोलर से यूनिपोलर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये कहना सही नहीं होगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है कि जो यूएस की हेजिमोनी है वो फॉल ऑफ सोवियत यूनियन से शुरू होती है, यानी कि फॉल ऑफ सोवियत यूनियन का मतलब क्या हुआ? फॉल ऑफ सोवियत यूनियन का मतलब हुआ 1991 से। यूएस हेजिमोनी की शुरुआत ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 1991 से हुई, लेकिन अगर हम इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से देखें तो यूएस हेजिमोनी की शुरुआत कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हो गई, यानी कि ये 1945 से शुरू हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा कि केवल एक बड़ा फैक्टर है 1991 का फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, लेकिन यूएस हेजिमोनी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई थी। ये अलग बात है कि इन प्रैक्टिस ये बहुत ही लेट रिफ्लेक्ट होती है पॉलिटिकल सिनेरियो में। ठीक है, तो इसलिए इसके दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे और इसमें हम लगाएंगे डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन 1990s द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स वाज मैंडेटेड बाय यूनाइटेड नेशन। 1990 में कुवैत की आजादी की जो लड़ाई थी उसको यूनाइटेड नेशंस ने सपोर्ट किया था। Point number 2, the desert storm, the desert storm were troops from around 34 nations participated, was still overwhelmingly American. देखिए पहला पॉइंट जो है वो लिबरेशन ऑफ कुवैत से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कि अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया था और उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था और उस पर उसका एक तरीके से एनेक्सेशन कर लिया। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स हुए उसको कन्विंस करने के लिए कि ये सही नहीं है, लेकिन ये बात एग्री नहीं हुआ इराक इसके लिए। इसके बाद जो अमेरिका है उसने एक प्रोग्राम, एक बात शुरू करी। उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम लोग टेक ऑन करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। और उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, यानी बुश सीनियर। उन्होंने एक नया टर्म दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, नया टर्म दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसमें चूंकि कई देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 34 नेशन पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सच ये है कि ये पूरा का पूरा एक तरीके का अमेरिकन प्रोग्राम ही था, क्योंकि इसमें 70% से ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स थे। इसको लीड भी एक अमेरिकन सोल्जर ही कर रहा था। ठीक है, तो ये एक तरीके से ओवरवेलमिंगली अमेरिकन और थी, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द फर्स्ट गल्फ वॉर रिवील्ड द वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप्स बिटवीन द वेस्ट एंड द अदर स्टेट। ठीक है, यानी कि जो पहली गल्फ वॉर थी, जो भी हमने आपको इराक और कुवैत वाली बताई, उसने बताया कि पश्चिम और बाकी राज्यों में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल गैप है। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉज मार्क्ड एज वाइड टेलीविजन कवरेज टू बी कॉल्ड वीडियो गेम वॉर। जो पहली गल्फ वॉर थी उसको वाइड टेलीविजन कवरेज दिया गया, जिसको हम वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में आपने एक वर्ड भी पढ़ा होगा, इस चैप्टर में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा स्मार्ट बम। ये वर्ड आपने इसी टॉपिक या इसी पैराग्राफ के साथ पढ़ा होगा। तो अमेरिका ने स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया, ये आपने लाइन पढ़ी होगी। किसी बच्चे को कंफ्यूजन भी हुआ था कि व्हाट इज स्मार्ट बम। ठीक है, स्मार्ट बम को कुछ विचारक जो हैं, कुछ थिंकर्स जो हैं, वो एक और टर्म दे रहे हैं और वो टर्म है कंप्यूटर वॉर। तो कंप्यूटर वॉर भी वास्तव में क्या हुआ था कि जो वेस्ट है, जो पश्चिमी देश है, स्पेशली अमेरिका, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इस पूरे युद्ध का बहुत बड़ा कवरेज ऑल ओवर वर्ल्ड प्रसारित करवाया। ठीक है, अब उसमें इराक की हर एक चीज को, हर एक सेना के मूवमेंट को, हर एक मारधाड़ को, उनके हर एक छोटी छोटी हार को भी बहुत बड़ा बना के दिया। टेक्नोलॉजिकल गैप था, ये साइकोलॉजिकल विक्ट्री की भी आधारशिला रखी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक स्मार्ट तरीका था, फिर इसको स्मार्ट बम कह रहे हैं, कंप्यूटर वॉर भी कह रहे हैं। वास्तव में इसका टेलीविजन पर बहुत बड़े पैमाने पर कवरेज दिखाया गया और इसीलिए इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है, एक फैक्ट और भी जान लीजिएगा कि इस युद्ध से अमेरिका ने बहुत सारा प्रॉफिट भी कमाया। वास्तव में जो उसके अलाइड कंट्रीज थे उससे उन्होंने कॉस्ट लिए, डोनेशंस लिए, और जितना अमेरिका की खुद की कॉस्ट है उससे ज्यादा अमेरिका ने पैसा भी कमाया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों फैक्ट सही हैं तो इसमें हम सी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अटैक ऑफ 9/11 वाज द मोस्ट सीवियर अटैक ऑन यूएस सॉइल ओवर सिंस फाउंडिंग ऑफ द कंट्री इन 1776। ठीक है, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू 9/11 अटैक्स व्हिच वाज हेल्ड एज ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। ठीक है, तो देखिए पहली बात, जो 9/11 का हमला था अमेरिका पर, अमेरिका की आजादी 1776 में हुई, उसके बाद से इसको सबसे बड़ा अटैक ऑन अमेरिकन सॉइल माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका के साथ सेटबैक्स इसके पहले भी कुछ हुए, लेकिन उसको इतना बड़ा नहीं माना गया। ठीक है ना, उसको इतना ज्यादा बड़ा नहीं माना गया क्योंकि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लाइफ का भी लॉस हुआ था 9/11 वाले 11 सॉरी 9/11 वाले अटैक में। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट सीवियर अटैक था और इसको ही ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम कहा गया। तो आम बोलचाल की भाषा में ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म भी कहा जाता है। में अमेरिका के साथ अलाइड कंट्रीज भी रहे और इसी ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के अंतर्गत अफगानिस्तान पे भी अलकायदा के अगेंस्ट हमला हुआ। ये सारे फैक्ट्स भी इसके साथ साथ। ठीक है, तो दोनों पॉइंट सही है तो आप सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वाज लॉन्च्ड बाय यूएस on the pretext of preventing Iraq from developing weapons of mass destruction. Second point है, even after the fall of Iraqi government, the country didn't pacify and full-fledged insurgency against the US occupation was ignited in Iraq. देखिए इराक में क्या हुआ था, इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये रिपोर्ट अमेरिका ने जारी करी और बताया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये हुआ कि ये करीब 2003 के आसपास की बात है, 2003 मार्च 2003।
मार्च 2003 में अमेरिका ने अटैक कर दिया इराक पर और इसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कोई भी नहीं मिले, यूएमडी भी नहीं मिले, ठीक है ना। और इराकी गवर्नमेंट के गिरने के बाद भी अभी तक भी वहां पर शांति की स्थिति और विकास की स्थिति नहीं बनी। दोनों पॉइंट सही हैं, इसलिए आप इसमें पर टिक कर सकते। नंबर 6 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेजिमोनी। हेजिमोनी के बारे में विचार। It refers to the phenomena where countries and groups of countries are engaged in consistently trying to gain and retain powers. ये वो स्थिति है जहां पर देश लगातार पावर को पाने की और पावर को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 2, it can be in the form of military domination, economic power, political clout और cultural superiority। ये इनमें से किसी भी फॉर्म में हो। देखिए जो हेजिमनी शब्द है, ठीक है, ये शब्द आता है ग्रीक स्टेट से, ये ग्रीक फिनोमिना से आता है, ठीक है। और वहां पर क्या होता था कि अपनी शक्ति को स्थापित करने के कई सारे व्यवस्थाएं थी, जैसे आपको इकोनॉमिक सुपर पावर बनना होगा, मिलिट्री एक्शंस में शो करना होगा, कल्चरली अपने आप को सुपीरियर शो करना होगा, ये सब व्यवस्थाएं वहां पर की जाती थी। तो अब क्या है कि ये पहली लाइन जो है, इट रिफर्स टू द फिनोमेना वेयर कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज, मतलब देश या कई सारे देश मिलकर के अपने आप को पावर में रखने की कोशिश और पावर और ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैंने बताया जैसा कि आपको ये ग्रीक फिनोमेना के अंतर्गत आ जाता है, तो इसमें भी दोनों सही है, तो आप इसमें सी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Which among the following are the features of hard hegemony? जैसे मैंने बताया कि हार्ड हेजिमोनी या हेजिमोनी का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक से आता है, और इसमें जो है एक तरीके से लीडरशिप एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ अ स्टेट का कॉन्सेप्ट था ये। इसमें सुपीरियरिटी ऑफ मिलिट्री होगी, सब्सटेंशियल मिलिट्री बजट होगा और मिलिट्री इंटरफेरेंस इन द अदर स्टेट्स होगा। ये तीनों चीजें होंगी तभी मिलिट्री पावर एस्टैब्लिश होगी। ये तीनों ही बातें सही हैं, तो आप इसमें 1 2 ऑल ऑफ द अबव लगाइए, ठीक, इसमें सारी बातें सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच अमंग द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल कंस्ट्रेंट ऑन यूएस हेजिमनी? यूएस हेजिमनी के पोटेंशियल कंस्ट्रेंट्स क्या? देखिए हेजिमनी को कंस्ट्रेन करने के फिलॉसफीज, ठीक है, और वो फिलॉसफीज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यूएस की हेजिमनी को रोकना है तो कौन कौन सी चीजें हैं जो वर्क करें, कौन कौन सी जो असर। अब इसको, अमेरिका एक सुपर पावर है और वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा शो करता है और पूरी दुनिया पर उसी के डोमिनेट करने। अगर अमेरिकन हेजिमोनी की बात, उसको खत्म करने के लिए जो बाहरी फैक्टर हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके इंटरनल फैक्टर। हेजिमोनी को बाहरी पावर से खत्म करना बहुत, तो अब क्या है, उसको खत्म कैसे किया जाए, कैसे कंस्ट्रेन किया जाए, उससे इंटरनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट। अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका में अगर आप रिसेंट ट्रेंड्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है और डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ब्रांचेस है, वो वास्तव में उसकी हेजिमनी को कंस्ट्रेन कर रहा है, ठीक है। कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव, जैसे एग्जीक्यूटिव बहुत बहुत तेजी से बहुत एग्रेसिव एक्शन लेता है, लेकिन लेजिस्लेचर उसको रोक देता है, जुडिशरी भी अपना रोल प्ले करती है। तो आप देखिए, जैसे अभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो ट्रंप के कार्यकाल में मॉस्को पे दीवार बनाने की जो बात थी, बॉर्डर पे दीवार बनाने की बात थी, उसको कांग्रेस ने रोक दिया, उस पर फंड नहीं करा। द थिंग इज, वो जो हेजिमोनी को बनाना और शो करना और उसको पावर को मेंटेन करना है, वो जब डिवीजन ऑफ पावर अमंग ब्रांचेस हो गया और स्ट्रक्चर है जो यही डिवीजन ऑफ पावर का जो है उसको कंस्ट्रेन किया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपका सही। दूसरा पॉइंट, फ्री एंड ओपन मीडिया। मीडिया की अवेलेबिलिटी और मीडिया का क्रिटिसिज्म, और मीडिया ही माइंडसेट को बनाता है। तो जो मीडिया माइंडसेट बनाएगा वो भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा, तो फ्री एंड ओपन मीडिया भी कंस्ट्रेन करने में मदद करेगा।
तीसरा, प्रेजेंस ऑफ नेटो। देखिए, नेटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अमेरिका के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों कि अमेरिका अपने आप को डेमोक्रेसीज का एक प्रोटेक्टर दिखाता है और नेटो कंट्रीज में डेमोक्रेसी और इस तरीके की वैल्यूज को दिखाता है कि हम इन लोगों के एक समूह, अपने आप को इससे अलग करना या इसके दबाव में ना आना। क्योंकि नेटो में पहली बात तो ये है कि वो सारे कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड है, वो पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं, ठीक है। तो वो अपने व्यूज और फंक्शंस को अगर इस तरीके से करने लगा जो एंटी अमेरिकन होता है तो अमेरिका, इसीलिए नेटो की प्रेजेंस भी वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्रेन करती है हेजीमोनी को। यूएस हेजीमोनी से प्रभावित होने वाले भी जो ज्यादातर मेंबर्स हैं वो क्योंकि ही सदस्य हैं, उनके अंदर भी कैपिटलिज्म की सेम टेंडेंसी। इसमें तीनों बातें सही हैं, इसमें आप डी लगाइए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। Consider the following statement. During the Cold War, India found itself on the opposite side of the divide from the US. देखिए, कोल्ड वॉर के समय में अमेरिका और यूएसएसआर दो ग्रुप्स हैं और भारत जो इन्फ्लुएंस है और जिसको अपना अच्छा पार्टनर मान रहा है वो यूएसएसआर। हालांकि वो नेम का मेंबर है, नेम का फाउंडर मेंबर है, लेकिन फिर भी वो टिल्टेड टुवर्ड्स यूएसएसआर ही था, ठीक है। तो जो कोल्ड वॉर का दौर है उस दौरान भी इंडिया अपने आप को ज्यादातर समय पाता है यूएसएसआर के फेवर में, तो वो अपोजिट साइड ऑफ यूएस हो गया। ये बात तो आपकी सही। आफ्टर द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, इंडिया बिकेम एन एक्टिव पार्टनर ऑफ यूएस एज वेल विद द नंबर ऑफ अदर वेस्टर्न। जब सोवियत यूनियन का फॉल हो गया, रशिया बन गया, तब इंडिया का जो टिल्ट है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स यूएसए, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियरली देखते होंगे 1991 के बाद से, तो आप क्लियरली पा रहे हैं हमने एलपीजी अपनाया, हम कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा बेंट हुए। तो ये चीज, ये स्टेटमेंट भी सही है, इसको भी आप करेक्ट मार्क कर सकते हैं। करेक्ट वन चूज करना है तो बोथ ऑफ द अबव में। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The bandwagon strategy pushes for making gains within the hegemonic system rather than operating against it. देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि हेजेमोनिक सिस्टम को अगेंस्ट जाकर के खत्म करना बहुत मुश्किल है। तो कई सारी स्ट्रेटजीज हैं टू टैकल विद हेजेमोनिक सिस्टम। इन टेक्निक्स में से एक टेक्निक है आपकी बैंडवैगन। ये स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आप जो हेजिमोनिक कंट्रीज हैं, जो हेजिमोनी मेंटेन करने वाली कंट्रीज हैं, उनके उनके अगेंस्ट में मत जाइए, आप उनके साथ चलिए और उससे जो है आप कैपिटलिज्म के जो बेनिफिट हैं और जो सिक्योरिटी रिलेटेड मदद है और बाकी सारी चीजें का फायदा उठाइए और ग्रो करिए। तो बैंड वैगन स्ट्रेटेजी बेसिकली डील करती है इस बात से कि आप हेजिमोनिक सिस्टम के अगेंस्ट में ना जाकर के उस सिस्टम के साथ साथ ऑपरेट करिए और उसका फायदा उठाइए। इसी तरीके से एक और आइडियोलॉजी है, मैं आपको एडिशनली बता दे रहा हूँ। हेजिमोनिक स्ट्रेटेजी की तरह ही एक हाइड स्ट्रेटेजी। हाइड स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आप ऐसा करिए कि आप छुप करके, यानी कि बगैर ओपन हुए अपनी पावर्स को गेन करिए, अपना इकोनॉमिक एनरिचमेंट करिए, डेवलपमेंट करिए और हेजिमोनी के साथ मत, ठीक है। तो जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है, जैसे आपका रशिया है, जैसे आपका चाइना है, ये वाली कंट्रीज हाइड स्ट्रेटेजी, ये सामने से एंटी अमेरिकन नहीं बनते, बट द थिंग इज दे आर जस्ट कीपिंग themselves in hide and working against it. तो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब इतनी बड़ी कंट्रीज होंगी, चाइना है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है, तो ये बहुत लंबे समय तक हाइड नहीं कर सकते। तो क्योंकि जो सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट होंगे, उनके फर्स्ट बेस्ट बनने के लिए या टॉप बनने के लिए अपनी स्ट्रेटेजीज उनको धीरे धीरे ओपन करनी पड़ेंगी। तो ये लंबे समय तक चलने वाली रणनीति नहीं। दूसरा पॉइंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मूवमेंट्स एंड पब्लिक ओपिनियन have the potential to challenge US hegemony in cultural realm. एनजीओ है, सोशल मूवमेंट्स है, पब्लिक ओपिनियन है, ये कल्चरल रेफरेंस में यूएस हेजेमोनी को चैलेंज कर सकते हैं। ये बात सही है,
तो इसमें जो है हम दोनों को सही मानेंगे। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमने इस पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, कई सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे और उसके हिसाब से ही हम लोग समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट। आज के लिए धन्यवाद।